Okay, we are going to start the new very important point, that is a transcription. अब पहली इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसमें लेक्चर 8 और लेक्चर 9 ऐसे दो लेक्चर है, मतलब शायद 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे पेजेस होंगे. ओपन कीजिए उसको. लेक्चर 8 है क्या? 19 पेज रहेगा, 20 रहेगा. हाँ, 20 से शुरू होता है. 20, 21, 22, 23 एकदम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक तक है. पूरा कट करने का उसको पेन से. अभी मेरे सामने कट करो. कट करने का उसको पूरा कट करने का. उसका कारण ये है कि वो बेवजह बहुत इलाबोरेट हुआ है और उसका कोई ज़रूरत नहीं है. कट करो उसको, मैं बताता हूँ जो करो. 8 लेक्चर कट, 9 लेक्चर कट, पॉलीसिस्टोनिक सॉरी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी कट करो, सब कट करो. अब ये जो कंटेंट है इसके लिए आप क्या करोगे? अभी नोट्स कौन से यूज करोगे? एक तो पहली बात है हम इधर पूरा फिनिश करके देंगे आपको. चलते चलते लेक्चर जारी है जब तक कि आप लोग नोट्स भी बनाओगे मेरे साथ. लेकिन इसके लिए आपको केवल बोर्ड बुक का कंटेंट यूज करने का है. ठीक है, बोर्ड में बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है, समझे? मतलब एनसीईआरटी से भी ज़्यादा 100 गुना बहुत बेहतरीन दिया है बोर्ड बुक में. तो आप इसके लिए, इस कंटेंट के लिए बोर्ड बुक का कंटेंट यूज करोगे. ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसके लिए आप बोर्ड बुक का कंटेंट यूज करोगे. इसको हटा दोगे, कट कर दोगे. नोट्स में से जो कंटेंट दिया है वो गलत भी हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. वहाँ सेंस स्टैंड की जगह एंटी सेंस स्टैंड आ गया है. तो फिर से मत बोलना कि गलत दिया है नोट्स करके, ठीक है. और किसी को वो कंटेंट दिखाओ मत. घाई गड़बड़ में उसको करेक्ट करने के लिए समय नहीं मिला और वो एंटी सेंस का सेंस और सेंस का एंटी सेंस हुआ है, ठीक है. इसीलिए मैं बार बार जो बोल रहा हूँ इधर लिख के देता हूँ मैं, और रिकॉर्ड भी हो रहा है. लेक्चर नंबर 8 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, लेक्चर नंबर 9 ये हटा दिया है, डिलीटेड फ्रॉम नोट्स. इसके लिए जो इस्तेमाल करने वाले हो आप, वो बोर्ड बुक कंटेंट बहुत बेहतरीन दिया हुआ है, बहुत आसानी से समझाया गया है. और जो एडिशनल चाहिए हमें एम्स लेवल का, तो वो मैं क्लास में लेक्चर में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है. तो देखो, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें अभी पता है कि डीएनए जो है वो डीएनए बनाता है और उस प्रक्रिया को हम रिप्लिकेशन ऐसा कहते हैं. और डीएनए का जो नॉलेज है या मैसेज है वो मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में बनता है, डिकोड होता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एमआरएनए बनता है. तो आरआरएनए भी बनता है, टीआरएनए भी बनता है, और एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन ऐसा कहा जाता है. फिर उसके बाद एमआरएनए के ऊपर ऑलरेडी क्या है, कैसे होता है, उसे जेनेटिक कोड कहते हैं. और इसके लिए हमने 4 लेक्चर यूज करके इसका प्रिपरेशन पहले ही करवा के रखा है. तो अभी आपको ये सब आसान जाने वाला है. एनसीईआरटी बुक में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ होता है, एक उसी की लाइन के ऊपर उठा के वो क्वेश्चन पूछते हैं. बाकी जो इंफॉर्मेटिव चैप्टर है वो लाइन टू लाइन इस एनसीईआरटी बुक से करने जरूरी होते. लेकिन कॉन्सेप्शनल चैप्टर जो है उसके लिए एनसीईआरटी का कंटेंट फायदेमंद नहीं रहता. तो जेनेटिक कोड पूरा की पूरा एमआरएनए के ऊपर जो दिया हुआ है, उस जेनेटिक कोड का अभ्यास ऑलरेडी हमने किया है. अभी वहाँ एनसीईआरटी में म्यूटेशन नाम का एक पॉइंट है जो हमने अब तक लिया नहीं है. मतलब किस तरह से पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम म्यूटेशन होता है वो दिया हुआ है राइट साइड के पेज पे. वो मैं इस पॉइंट के बाद खत्म करूंगा. ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए तैयार होता है. एमआरएनए में जो जेनेटिक लैंग्वेज है, हाँ वही आप पीछे, हाँ अभी हम पीछे आ गए क्योंकि हमने आगे का ऑलरेडी स्टडी किया है, बराबर है कि नहीं. अभी एनसीईआरटी का बुक अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हम आगे गए थे, अभी आपको पीछे आना है. बोर्ड बुक में भी वैसा है,
ठीक है। साइमल्टेनियसली बोर्ड बुक का एनसीईआरटी का बुक साथ में रखो आपके, ठीक है। जब आप लोग अभ्यास कर रहे हो, आप लोगों को मैंने देखा कि बहुत अच्छी तरह से सुनाई देता है, क्लियर कट एकदम, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब लाइव में, ऑफलाइन में जितना अच्छा सुनाई देना चाहिए उससे भी बेहतरीन ऑनलाइन में सुनाई देता है। दूसरी बात है, आप वीडियो ऑन करने के लिए 100 बार बताया तो भी नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि सर को मजबूरी है, वो बताएगा, वो चिल्लाएगा, वो भीख मांगेगा। सो माय फुट, ओके, सब। तो अगर आप वो अच्छे हो, स्टूडेंट हो, तो आप मेरे भगवान हो। लेकिन आप एरोगेंट हो तो आई डोंट केयर, ओके, मुझे जरूरत नहीं है। 100 बार मैं आपको बताऊंगा नहीं वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। मैं आपके घर का गुलाम नहीं हूं, समझे। टीचर हूं, और सबसे ज्यादा स्वाभिमानी जो है ना, वो वॉइस टीचर लोगों का होता है। तो इसीलिए आपको बताता हूं, अगर जरूरत है तो वीडियो ऑन करके बैठिए। उसके पीछे मकसद ये है, आपके चेहरे नहीं देखने हैं मुझे ये देखना है कि आपकी तल्लीनता क्या है, आपका फोकस क्या है, और उससे मैं प्रेरित हो जाता हूं। ये बात है, क्योंकि क्लास, मुसीबतें ऐसी है, हम क्लास में आके मजबूरन यहाँ यह पढ़ाते हैं, 10-10 किलोमीटर से यहाँ दौड़ दौड़ के आते हैं, क्लासेस में पढ़ाते हैं। आप लोग मजबूरी के कारण, इस कोरोना के कारण आप घर से इधर नहीं आ सकते, लेकिन हमें आना पड़ता है। तो अगर बच्चे ही सामने नहीं है तो लेक्चर अच्छा कैसे होगा? और लेक्चर अच्छा होना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो आपके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। इतनी बार अगर हम बताते हैं तो आपके पेरेंट ने भी ये बात समझ में, क्योंकि वो सुन रहे हैं। समझो कि पिताजी नहीं होंगे, वो काम को माता जी होगी, वो सुन रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं। और आप लोग वीडियो बंद करने का कारण आपका सिर्फ ये हो सकता है कि आप टाइम पास कर रहे हो। जितने भी बच्चे वीडियो ऑफ कर रखे थे वो टाइम पास करते हैं। मेरे हिसाब से वो मेरे सामने बैठे नहीं। मेरे लेक्चर के समय मैं पागल जो हूं, मेरा खुद का स्क्रीन लगा के इधर देखता हूं कौन है कौन नहीं उधर। तो एनसीईआरटी का बुक साथ में रखिए, बोर्ड बुक साथ में रखिए, मेरे नोट साथ में रखिए। इतना थोड़ा सा कंटेंट डिलीट करने के लिए बोला है, उसको कट करके फेंक दीजिए, नोट से सीजर से कट करके फेंक दीजिए, आगे फिर इस्तेमाल करेंगे। तो जेनेटिक कोड एमआरएनए के ऊपर है, ऑलरेडी हमने पॉइंट खत्म कर दिया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था। उसके ऊपर काम किया है मैंने, आपने भी किया है। अभी उसके बाद आपका क्या हुआ वो आप जाने और आपके पेरेंट जाने। मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए प्रूफ्स है। अब एमआरएनए तैयार हुआ, एमआरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड है वो स्पेसिफाई करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन को। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये प्रोटीन बनाती है, और ये प्रोटीन जो है वो एंजाइम बनकर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन ऐसा कहा जाता है। तो ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मूलभूत तत्व है, तत्व प्रणाली है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। अभी हमें ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर फोकस करना है। genetic information which is present in the DNA that is decoded on the mRNA or simple process formation of mRNA, rRNA or tRNA is called formation of mRNA, RNA, tRNA on the DNA is called as transcription। तो पहली बात, एक तो मेरे जैसे लेक्चरर के सामने मैंने नोट्स नहीं दिए हैं, आपको समझो, वो खर्चा करने की भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं बार बार रिवाइज करता हूं, रिपीट करता हूं, और उसके नोट्स आप निकाल सकते हो क्लासरूम में। और क्लासरूम में नोट्स निकालने वाले बच्चे कितने फायदेमंद रहते हैं अपने करियर में। वही लोग डॉक्टर्स बन सकते हैं, वही लोग प्रोफेसर्स बन सकते हैं, वही लोग ऑफिसर्स बन सकते। इसके लिए नए एविडेंसेस दिखाने की जरूरत नहीं है। पूरा तनमन जो है, तनमन मतलब ब्रेन एंड पेन अगर आपका कंटेंट के साथ हो तो एक मजा और अलग रहता है। आप सिर्फ प्रवचन की तरह सुनते जब हो तब बीच में मन जो है हमारा वो चंचल होता है, इधर उधर घूमने की, इधर उधर जंप लेके जाने की उसे आदत होती है। इंसान है हम,
आप के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी ऐसा होता है। मन उड़ सकता है, पंछियों की तरह दूर जा सकता है, उस दरमियान जो पढ़ाया उसका फिर क्या होगा। इसके लिए साथ रहना चाहिए, टीचर के साथ, कंटेंट के साथ, अपने आप बहुत अच्छा। अभी हम सैटरडे को लेक्चर लगाते हैं, रिवीजन लेक्चर, और संडे को एग्जाम लेते हैं। और बहुत सारे मूर्ख ऑलरेडी ऑनलाइन में एब्सेंट ही थे। अब देखो, ये हमारा इंडिया, हमारा जो लोग है ना, इनको ये भी समझता नहीं आता कि ये समझ में नहीं आता कि ये लेक्चर किसके लिए प्लान किया है, इसका मकसद क्या है। रिवीजन हो रही है, जो हमारा 11th में ठीक ठाक नहीं हुआ उसका कुछ लिया जा रहा है, कोई तो बोल रहा है, अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है, उसके लिए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसके पीछे एनर्जी होगी, ये सोचना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ mRNA, rRNA, tRNA ऑन द DNA इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एकदम सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए सीधा सीधा लैंग्वेज में ये डेफिनेशन कर दिया। अभी बात ऐसी है कि जैसे मैंने बताया, आपको जरूरत नहीं है, आप नोट बोर्ड बुक में देखिए कंटेंट को, या मैं पढ़ा रहा हूं उसके समय आप नोट्स निकाल सकते हो। पागल जो है वो भी समझ सकता है मेरे लेक्चर में। देखो, पहली बात तो ये है, हम जब भी जेनेटिक स्टडी करते हैं तो इस जेनेटिक स्टडी करते समय इसके दो उपकुल, मतलब दो आयाम रहते हैं इसको, और वो कौन है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। क्योंकि ये हमेशा समझना चाहिए हमें कि इस जगत में जो विश्व बायोस्फीयर है, जैविक विश्व है, इसके दो पहलू है, और ये दो आयाम जो है, या दो हिस्से हैं जीव विश्व के, उसमें दो दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक स्मॉलेस्ट, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द प्रोकैरियोटिक। जितने भी जीवाणु है वो माइक्रोस्कोपिक है, वो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन उनका जीवन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो यूकैरियोटिक, अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने स्टडी किया है कि इस विश्व के सारे बायो स्पेयर को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, आर.एच. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम में डिवाइड किया है। उसमें पहला जो है वो किंगडम मोनेरा, और 3 डोमेन का भी एक सिस्टम है, वो छोड़ दो, किंगडम मोनेरा। देन उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, देन उसके बाद किंगडम फंगाई, देन उसके बाद किंगडम प्लांटी, एंड उसके बाद किंगडम एनिमलिया। ऐसे 4-5 किंगडम है टोटल। किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंगा है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमलिया है। ये 5 किंगडम है, लेकिन इसमें किंगडम मोनेरा जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक है। अब इसमें सब बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया के प्रकार है किंगडम मोनेरा में, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसीटीज। तो ये टाइप्स है प्रोकैरियोट्स, ये सब प्रोकैरियोटिक है, और बाकी के सारे यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन उनका जो जेनेटिक्स है वो बहुत मॉडर्न है। समझे क्या? उनमें बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब प्रोकैरियोटिक जेनेटिक्स का एक अपना एक लेवल है, बराबर प्रोपोर्शन में यूकैरियोटिक के लेवल। तो अभी बोर्ड बुक में आप ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया ये, लेकिन वो जो छोटी छोटी धागे, छोटी छोटी बातें होती है, वो मैं क्लास में बताऊंगा। अभी वो नोट्स में दिया था, लेकिन वो नोट्स उस प्रकार से बनने चाहिए, शॉर्ट भी चाहिए। देखो 12th के लिए क्या कंटेंट कैसा होना चाहिए,
शॉर्ट बट बेस्ट, ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए। अगर बेवजह ज्यादा खींचा गया नोट्स में तो बच्चों को समझता नहीं है। और दूसरा, सेंस और एंटी सेंस का वहां जरा कंफ्यूजन हुआ है, इसके लिए मैंने आपको कट करने के लिए बोला। क्लासरूम में मेरे लिए एक स्पेशल नोटबुक बनानी चाहिए आप, कि दुनिया के क्वेश्चन जो है ना, जितने भी एग्जाम होंगे इसके बाद और इसके बाद पहले हुए, इससे मैं जो पढ़ाता हूं उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो मैं बोलता हूं, जो मैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये नोट्स में नहीं डालता मैं, क्योंकि उस समय मेरी क्रिएटिविटी अलग रहेगी, इस समय मेरी क्रिएटिविटी अलग। जब मैं लेक्चर लेता हूं तो मैं नहीं रहता, जब मैं नोट्स बनाता हूं तब मैं एक सादा सीधा सिंपल इंसान रहता हूं। लेकिन जब लेक्चर जारी रहता है तब एक टीचर की हैसियत से जब मैं पढ़ाता हूं तो वो अलग होता है, इतना डिटेलिंग होता है उसमें, डीपनेस होता है, और डेप्थ जो है वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। फिर रिप्लिकेशन हमने स्टडी किया है, वहां भी हमने जो जनरल प्रोसेस स्टडी की कि आता है वो पहले हेलिकेज आता है, फिर गायरेज आता है, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, डीएनए लाइगेज, ये सब स्टडी किया हमने। अभी इस संडे के लिए 70 चैप्टर से 70 क्वेश्चन है इस चैप्टर पे, बराबर है नहीं? 70 क्वेश्चंस आर देयर और ओनली 20 क्वेश्चंस फ्रॉम किंगडम प्लांटी। तो आज से जो शुरू करेगा स्टडी के लिए उसको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं सैटरडे संडे के सुबह अभ्यास करके इधर आओगे आप टाइम पास, हमें बहुत जरूरत है आपकी, हमें कोई मतलब रोटी नहीं मिल रही है और हम आपको पढ़ाएंगे तभी रोटी मिलेंगी, और आप जो है अपने अपने धुन में रहते हो, ऐसा नहीं है। जरूरत हमें भी है और आपको भी है। जरूरत इसलिए है कि हमें दोनों को मिलकर रिजल्ट लगाना है और आपके पेरेंट के सपनों को पूरा करना है। फिर आपके पेरेंट के सपने क्या है और सपने कैसे सच होते हैं? लकी ड्रॉ से होते हैं। जिंदगी भर लॉटरी की टिकट निकलने वाला सपने देखता रहा कि मैं एक दिन अंबानी बनूंगा, और अंबानी को तब पता नहीं था कि मैं अंबानी हूं। वो काम करता रहा, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता रहा लोगों की गाड़ियों में, मेहनत करता रहा रात दिन, तब जाके एक दिन वो अभी मतलब लोग उसकी मतलब एग्जाम्पल देते हैं लोग, आपके अंबानी हो क्या? दिन में हम एक आध बार नाम लेते हैं उसका, क्यों इतना बड़ा आदमी हो गया वो? हार्डवर्क के सिवाय नहीं कुछ हो सकता। सपने पूरे करने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी होती। और साइंस के स्टूडेंट, यस फॉर सिंसियर, यस फॉर साइंस। लेकिन आजकल के जो नए जनरेशन के बच्चे आते हैं उनके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके पास वो पैशन नहीं दिखाई देता। स्मार्ट वर्क करते करते वो कुछ भी काम नहीं करते, और उन्हें ऐसा लगता है कि क्लास में सब कुछ हो जाता है, इसका मतलब वो एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं रहता। एग्जाम एक पर्सनल मामला रहता है। एग्जाम जब हम देते हैं ना तो ये हमारा पर्सनल ब्रेन का और उस क्वेश्चन को जज करने का एक इंटरेक्शन होता है। लेक्चर जब हम लेक्चर लेते हैं तब कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन के ऊपर हमारा ज्यादा बेस होता है। इसलिए स्टडी करो, हार्डवर्क करोगे तो रिजल्ट आएगा, हार्डवर्क नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। और तुम लोगों को मैं चैलेंज देता हूं कि हमारी इंस्टीट्यूट छोड़ के तुम कौन सी भी इंस्टीट्यूट, एक तो नगर में सब फालतू लोग हैं, क्यों? क्योंकि उनके इरादे अच्छे नहीं, इसलिए। कौन से? मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमारे यहाँ बहुत अच्छा लेते हैं। मैं बाकी के फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के जो इंडिविजुअल क्लासेस लेते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मैं वो जो एकेडमी वाले जो है ना एक दो, उनके लिए सीधा सीधा बोल रहा हूं कि वो पैसे कमाने के लिए इधर आए। हमें भी पैसा चाहिए, लेकिन हम हमारे लोगों को चीट करना नहीं चाहेंगे। मेरी कंपटीशन में जो एक दो एकेडमी इधर आई सिर्फ मेरे लिए, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बिगड़ा है तो उनका बिगड़ा है। और अब इस स्टेज पे हार्डवर्क करने वाली केवल यही एक एकेडमी है। आपको अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो हमारा
मार्गदर्शन, हमारा कोचिंग, हमारी डिसिप्लिन, हमारा फॉर्मेट, हमारा पैटर्न और आपका रात दिन का कड़ी मेहनत करना, ये दोनों का समन्वय आपके रिजल्ट को के तरफ आपको लेके जाएगा। बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, 11th को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। इस वीक में ये चैप्टर खत्म होगा ऐसा वहां लिखा है, लेकिन आप लोगों की लेवल को देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। स्टूडेंट की लेवल की एक सबसे डिफिकल्ट चैप्टर चयन किया है पढ़ाने के लिए, इसलिए और 1-2 वीक इसको मैं खींचूंगा। इस वीक में ये सिलेबस 70 क्वेश्चंस रहेंगे केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, और 20 क्वेश्चंस रहेंगे किंगडम प्लांटी के, और 1-2 वीक इस चैप्टर के लिए लगेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर सबसे डिफिकल्ट है। आपका लेवल ये है कि 2-3 बच्चों को छोड़ के मार्क्स ही नहीं मिल रहे बाकी लोगों को। और पहली एक बात, आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना चाहिए मार्क्स में। आपका रिजल्ट अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो गड़बड़ है। आपका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये ग्राफ होना चाहिए आपका, या फिर ऐसा भी रहा हमें कुछ दिक्कत नहीं, मतलब पहले से आपने ऊपर लिया है। लेकिन अगर आप ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, तो फिर आपके ऊपर का भरोसा हमारा चला जाएगा। ये बात पहली। संडे की एग्जाम इतनी मेहनत करके, इतना सारा दुनियादारी करके हम लेते हैं, इतना रिस्क उठाते हैं, तो आपने वो एग्जाम को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और आप बोलोगे अभी कोरोना है, 2 साल के बाद हमारी एग्जाम होगी, फिर देखेंगे, फिर करेंगे। योद्धा ऐसा सोचते नहीं कभी, समझे क्या? जो सचमुच में योद्धा है वो। तो जो मैं बोल रहा हूं वो अंदर से बोल रहा हूं, आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूं, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है। हम हमारा काम अच्छा करेंगे। देखो, रिप्लिकेशन का एक जनरल प्रक्रिया मैंने आपको बताया, उसमें भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के समय प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए ही वो दोनों का हेल्प हमें लेना पड़ेगा। पहली बात, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, ये अगर समझता ही नहीं है तो आपकी, मतलब जो बोलते हैं ना, काबिलियत ही नहीं इधर बैठने की मेरे सामने। क्यों? क्योंकि चिल्ला चिल्ला के पूरा 1 साल वही बताते रहे हम, और जिसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नहीं मालूम वो डॉक्टर कैसे बनेगा? 3 चैप्टर की रिवीजन 3 वीक में हुई है, बराबर? ये 4था चैप्टर शुरू है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव कैरियन, मतलब न्यूक्लियस जिनका प्रिमिटिव है ऐसा सेल, और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जिनमें है वो यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक केवल किंगडम मोनेरा में रहता है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्किप करके हमने किंगडम प्लांटी उठाया इधर अभी इस वीक में एग्जाम के लिए, बराबर? लेकिन उससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चाहिए, उसके पीछे एक प्लानिंग है, वो अलग बात है। अभी यूकैरियोटिक सारे आते हैं, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, और दोनों में डीएनए के ऊपर आरएनए बनता है। उस प्रक्रिया को हम स्टडी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अभी रही बात, जब आप एग्जाम को जाओगे, थ्योरी का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, पहली तो एक बात अपने दिमाग से निकालो कि बोर्ड के लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है, वो टाइम पास रहता है, फालतूगिरी रहती है। नीट का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? देखो, ये बात यह है कि आपने नीट का प्रिपरेशन किया तो अपने आप थ्योरी का प्रिपरेशन होता है, लेकिन नीट का प्रिपरेशन नीट अगर किया तो दूसरी बात है, आपने थ्योरी का प्रिपरेशन किया, अपने आप नीट का प्रिपरेशन होता। 2 चीजों को अलग अलग बनाने का हक आपको किसने दिया? अभी भी कुछ पेरेंट मुझे फोन करते हैं और बोलते हैं सर अभी उसने कुछ बोर्ड का किया नहीं है, तो अभी वो बोर्ड करेगा, 1 महीना एग्जाम आए हैं।
तो मुझे हंसी आती है। वेल क्वालिफाइड पेरेंट ऐसी बातें करते हैं। तब बोर्ड का कुछ भी नहीं किया, तो अब तक किया तो क्या किया उसने फिर? क्योंकि बोर्ड और नीट अलग अलग है ही नहीं है, समझे? मैं जो हूं वो अंदर और बाहर से एक ही हूं। जो मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते 1 आध 2 5 मिनट में नहीं समझेगा इंसान, लेकिन जब घंटों तक हम टीचर को आजमाते हैं तो हमें समझ में आता है सर का नेचर ऐसा ऐसा रहेगा। आप लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्योरी अपने आप होती। अभी आपको मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन आया थ्योरी में, राइट अ नोट ऑन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 10 लाइन नहीं 100 लाइन लिख सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, टू द पॉइंट, तो आप 1 लाइन भी नहीं लिख सकते। तो ये पॉइंट रहता है। इसलिए पहली बात तो नजरिया साफ रखो। नीट और एमसीक्यू सॉल्व करना केवल दैट इज नॉट द नीट। नीट आपका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर, क्योंकि एफवाई में फर्स्ट ईयर में मेडिकल में जाओगे पूरा डिस्क्रिप्टिव रहता है, समझे क्या? देन दूसरी एक अहम बात मुझे बतानी है। प्रोकैरियोटिक सेल का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, ऐसी सेल है और ये इस तरह का न्यूक्लियाइड है। अब ये है डबल स्टैंडर्ड, इसे जिनोफोर कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है, एक जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच है। ये डीएनए है बराबर, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड ही है, राइट? यूकैरियोटिक सेल में ये यूकैरियोटिक सेल जो है, ये न्यूक्लियस, ये इंटरफेजिक न्यूक्लियस है बराबर। अब इंटरफेज क्या है वो मत पूछो क्या है, खुद से पूछो। 3 लेक्चर 3 एग्जाम हो गए, 3 एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप चैप्टर एग्जाम के लिए कौन से थे और मैंने इंटरफेस किया या नहीं किया। लास्ट सैटरडे को आपको इंटरफेस पढ़ाया गया, मैडम ने आपको बताया बराबर। G1 यस और G2 फेज और G0 फेज, ऐसे फेजेस रहते हैं। G1 G2 यस और G0 फेज। अभी देखो रिप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? यस फेज में। कौन सी फेज में? यस फेज। और G1 जो फेज है ये ऐसे रहते हैं फेजेस, ये माइटोसिस मियोसिस, G1 यस और G2, G1 G0 G0 यस और G2। इस G1 में और G2 में ट्रांसक्रिप्शन होता है, समझे? तो ये लाइन कोई नहीं बताएगा आपको। नीट क्या होती है ना, वो मेरे लेक्चर में मैं जो भी बोलता हूं वो नीट में आएगा, वो नहीं कि आप जो पढ़ोगे, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है उस समय याद नहीं रहेगा। और अगर सीधा सीधा सब कुछ अगर बुक्स में रहता तो सबको आउट ऑफ मार्क्स मिलते, क्योंकि रट्टा मारने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कैसा आएगा, समझे क्या? G1 और G2 में ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन यस में होता है, तो आपको उधर लिखना है कि डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन यस फेज, बट G1 and G2 फेज, G1 and G2 transcription takes place in G1 and G2 phase. DNA replication takes place in yes phase, but ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन जी बोले तो गोपाल वाला जी बोले तो गंगा वाला जी बोले तो गायत्री वाला G1 कैपिटल एंड G2 फेज। तो ये तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यहां इंटरफेज में इस तरह का क्रोमोसोम है, इस तरह का डीएनए न्यूक्लियस में रहेगा
या न्यूक्लियोलस में रहेगा और वहां एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए तैयार होगा। तो अभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक मतलब ह्यूमन सेल, ऐसा समझो। दोनों जगह पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है वो सिस्टम प्रोसेस समान है, केवल जो एड्स लगते हैं उनके लिए, जो कामकाज करने वाले जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, एंजाइम, उनमें बदलाव है। ठीक है, उनमें बदलाव है, बाकी प्रोसेस जो है वो सेम ही है। क्या प्रोसेस है? तो पहला जो डीएनए है, डीएनए इस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको पता है, इनके अलग अलग, फोन को हाथ मत लगाओ, हाँ? इनके दो डायरेक्शन है, इनके पोलैरिटी रहती है डीएनए के। ये दो रज्जू है डीएनए के, एक का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, और दूसरे का है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, अब देखो इसके ऊपर एमआरएनए बनेगा। ये न्यूक्लियस में है, अभी प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं रहता, वो डायरेक्ट न्यूक्लियोइड के ऊपर साइटोप्लाज्म में होता है। और इसके ऊपर ऐसा एमआरएनए बनता है ना, हमें पता है उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। मतलब उसके लिए जो टेम्पलेट बनकर काम करता है वो कौन है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम के कॉम्प्लीमेंटेशन में न्यूक्लियोटाइड यहां तैयार होंगे। मतलब अगर इधर टी है तो इधर एडेनिन आएगा, अगर इधर ए है तो इधर यूरेसिल आएगा, इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन 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 आएगा। ऐसे कॉम्प्लीमेंशन में इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड का, डीएनए स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड इस एमआरएनए पे बनेगा। बराबर कि नहीं? अब जरा इसके साथ जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी बात करेंगे। देखो नया एमआरएनए जो तैयार हुआ उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, बराबर, और डीएनए के दूसरे रज्जू का डायरेक्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। मतलब ये रज्जू जो डीएनए का दूसरा रज्जू 5 प्राइम और 3 प्राइम इसके उसके ध्रुव है, और नया एमआरएनए हुआ उसका भी ध्रुव 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब जरा इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाले डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की बातें करेंगे। इधर थाइमिन रहेगा तो इधर एडेनिन रहेगा, इधर एडेनिन रहेगा तो इधर थाइमिन रहेगा, इधर साइटोसिन रहेगा, इधर ग्वानिन रहेगा, इधर ग्वानिन रहेगा, इधर ग्वानिन रहेगा, इधर ग्वानिन रहेगा। अब देखिए नया एमआरएनए तैयार हुआ, आरएनए में थाइमिन का रिप्लेसमेंट यूरासिल से होता है, उसको छोड़ के बाकी का दोनों में समान है। कैसे? वो देखिए, ये 5 प्राइम और टू 3 प्राइम है, ये हमारे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसका पहला जो न्यूक्लियोटाइड वो एडेनिन है, इसका भी एडेनिन है, इसका थाइमिन है, इसका यूरेसिल है, इसका ग्वानिन 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 है। बराबर? मतलब इससे हमें यह समझता है कि नया एमआरएनए जो बनता है, जो जिसके ऊपर बनता है उसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कैरी करता है, लेकिन दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के जैसे न्यूक्लियोटाइड कैरी करता है, केवल थाइमिन के जगह पे यूरेसिल होता है। समझ में आ रही बात? फिर से एक बार बताता हूं, जरा पूरा इजी आसान करके।
कि ऑनलाइन के हिसाब से बताता हूं। थोड़ा सा अंतराल रहता है, क्लासरूम में चेहरों को देख के समझ में आता है कि भाई इसके दिमाग में गया या नहीं गया। आपको वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहा हूं, वो आपसे नहीं हो रहा है, तो ऐसे समझता हूं कि आपको नहीं समझा, इसके लिए फिर से वापस अलग तरीके से समझाना चाहता हूं। देखिए मेरे हाथ में ये दो पेन है, ये दो पेन है, एक का हेड इधर है, एक का टेल इधर है, और दूसरा पेन है उसका इसके हेड के जगह पे टेल है और इसके टेल के जगह पे हेड है। ये दो पेन मेरे हाथ में है। नीचे का पेन मतलब डीएनए का एक स्टैंड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। अगर कोई गधा होगा तो उसे पता नहीं होगा, तो उसके लिए बता रहा हूं। पहला डीएनए का स्ट्रैंड, उसका डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम नीचे वाला, और ऊपर वाले का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। पहले का जिसके ऊपर एमआरएनए बनेगा उसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और दूसरा जो स्ट्रैंड है डीएनए का, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड रहता है ना बेटा, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये अनवाइंड होगा और फिर एमआरएनए तैयार होगा। नीचे का जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम के ऊपर एमआरएनए बनेगा, तो इसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, एमआरएनए का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा। इसके ऊपर थाइमिन है तो एमआरएनए के ऊपर एडेनिन आएगा, इसके ऊपर एडेनिन है तो एमआरएनए के ऊपर यूरासिल आएगा, इसके ऊपर साइटोसिन है तो एमआरएनए के ऊपर ग्वानिन आएगा, इसके ऊपर एडेनिन है तो एमआरएनए के ऊपर यूरासिल आएगा, इसके ऊपर एडेनिन है कि एमआरएनए के ऊपर यूरासिल आएगा, इसके ऊपर एडेनिन है तो यूरासिल आएगा। ऐसे एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता जाएगा। अब थाइमिन की जगह पे यूरासिल छोड़ के हम इस स्ट्रैंड की बात करेंगे, इसका डायरेक्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसके भी पहला एडेनिन ही है, दूसरा थाइमिन की जगह पे यूरासिल है, तीसरा ग्वानिन ही है, चौथा एडेनिन ही है, पांचवा यूरासिल है, पांचवा यूरासिल है और छठा भी यूरासिल है। तो ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड रहते जहां रिप्लिकेशन शुरू होता है, ऐसी अनवाइंडिंग होके एक का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5, दूसरे का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन के डीएनए के ऊपर एमआरएनए बनेगा, उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा, और उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है ना वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, लेकिन समान रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के तरह। इसीलिए इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड ऐसा बोलते हैं, और इसीलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं या पॉजिटिव स्ट्रैंड बोलते हैं, और डीएनए के 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं या एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं या निगेटिव स्ट्रैंड बोलते हैं। ये पहले क्लियर अगर नहीं हुआ तो बहुत मतलब हाई लेवल का पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये बाद में देखेंगे, पहले ये बेसिक है कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या, कि डीएनए के ऊपर एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए तैयार होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, बराबर। ट्रांसक्रिप्शन के समय क्या क्या चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन के समय हमें यह पता होना जरूरी है कि डीएनए के ऊपर एमआरएनए तैयार होता है और डीएनए के दो स्ट्रैंड रहते हैं, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसका अनवाइंडिंग होगा और दो स्ट्रैंड अलग अलग तैयार होंगे, और वो जो दो स्ट्रैंड अलग अलग तैयार होंगे उसमें एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन,
और दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा, और उस 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले डीएनए स्ट्रैंड को, ये डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड को जिस डीएनए के ऊपर एमआरए तैयार होता है उसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस डायरेक्शन में जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड ऐसा कहते हैं। इन नोट्स में उल्टा हुआ था, इसे निगेटिव स्ट्रैंड ऐसा कहते हैं, और इसे ही टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसा कहते हैं। और ये बोर्ड बुक में बड़ी आसानी से बहुत अच्छी तरह से दिया। अभी इसे एंटी सेंस क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये एमआरएनए के अपोजिट है, एंटी सेंस। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डीएनए स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड ऐसा कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रैंड ऐसा कहते हैं, और इसे कोडिंग स्ट्रैंड ऐसा कहते हैं, और इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसा कहते हैं। अब रही बात जो एमआरएनए तैयार होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक में हो यूकैरियोटिक में, उसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहता है। उसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है, और एमआरएनए का सीक्वेंस हमेशा थाइमिन के जगह पे यूरैसिल छोड़ के इसकी तरह होता है। किसकी तरह होता है? सेंस स्ट्रैंड की तरह। लेकिन एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस आता है उसकी वजह कौन होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आ गई बात? कौन होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो ये ऐसी कहानी है। ये जब तक की समझता नहीं है, कॉन्सेप्ट इसमें अगर क्लियर नहीं होगे तो आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है? तो इसीलिए बोर्ड बुक का कंटेंट आप जितनी बार स्टडी करोगे उतना बेहतरीन रहेगा। और या मैं क्लास में जो पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स निकालते रहोगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आवाज एकदम क्लियर आपके पास आ रही है। बोर्ड के ऊपर का समझो कि दिख नहीं रहा है, आपके पास बुक्स है, उसे बराबर समझता है। तो डीएनए का स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड रहते हैं, उसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड या निगेटिव स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसा कहते हैं। ओके? एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, double stranded DNA unwinds, okay, and both the strands are temporarily separated from each other. The direction of one strand is 3 prime to 5 prime, which is called as template strand, या एंटीसेंस स्ट्रैंड या नेगेटिव स्ट्रैंड, and another DNA strand which direction is a 5 prime to 3 prime is called template strand, या it is also called as 5 prime to 3 prime को, sorry, 5 prime to 3 prime, it is called as a sense strand या coding strand या positive strand। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए वाला एमआरएनए स्ट्रैंड की तरह है, केवल थाइमिन की जगह पे यूरैसिल है। ओके? सो एक लाइन लिखिए, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए इट्स कंप्लीटली सिमिलर टू दैट ऑफ द, it's completely similar to that of the DNA strand 5 prime to 3 prime, DNA strand 5 prime to 3 prime, except thymine is replaced by uracil.
except thymine is replaced by uracil. Except thymine is replaced by uracil. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं भी इधर उधर मत लिखो मेरे। एक तो देखो मैं बहुत आत्मसम्मान रखने वाला इंसान हूँ। फोन को हाथ लगाया, आप फोन करो, चैटिंग करो या पेरेंट के साथ क्लास में बोलो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरा आत्मसम्मान दुखता है उधर, क्योंकि मैं शेर की तरह अब तक की क्लासेस में आया और अभी मेरे रिटायरमेंट के दिन नजदीक आ गए। 21 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। 2-3 साल के बाद मैं काम नहीं करूंगा। जब तक कि किसी भी 500 के लोगों को पढ़ाया हमने, एक भी बच्चा इधर उधर भी नहीं दिखता मेरे क्लासेस में। तो फोन पे फोन को हाथ नहीं लगाना है, वीडियो ऑन करके रखना है। दूसरी बात, इधर उधर कहीं भी नहीं लिखना है मेरा कंटेंट। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, पागल नहीं हूं मैं, समझे क्या? लाखों की बात जो है वही लिख के देता हूं मैं। तो वो प्रॉपर नोटबुक आपके पास रहनी चाहिए। अभी फिलहाल नए नए हो आप, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए। यही एक फील्ड है, जब आप मेरे सामने होते हो या मैं आपके सामने होता हूँ, तब तक ये पूरा माहौल ही अलग होना चाहिए। उसके बाद आपकी लाइफ पर्सनल अलग, मेरी लाइफ पर्सनल अलग। लेकिन इस मंदिर में वही यज्ञ रहना चाहिए, वही अर्चना होनी चाहिए और वही उसी तरह की पूजा होनी चाहिए जैसी होती है। तो फिर से वापस डिक्टेट करता हूं, प्रॉपरली लिखिए। मैंने ये वाक्य आपको लिख के दिया कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए कंप्लीटली सिमिलर टू दैट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑन द डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सेप्ट दैट थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको समझने के बाद आपको बहुत। दूसरी बात मैं लिख के दे रहा हूं आपको, द डीएनए स्ट्रैंड ऑन विच ट्रांसक्रिप्शन टू बी हैपेंड, the DNA strand on which transcription to be happened, which is in 3 prime to 5 prime direction, which is in 3 prime to 5 prime direction, is called antisense strand. Underline antisense strand, underline, comma negative strand, underline, comma template strand, template strand, और उस रज्जू को निकाल दो, एक स्ट्रैंड निकालो, उसका डायरेक्शन करो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अनदर डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अनदर डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड या पॉजिटिव स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। अभी मुझे एक बताओ कि जब आपने रेप्लिकेशन स्टडी किया था सेंट्रल डोग्मा का पहला स्टेप, बराबर, एक स्टोरी चल रही है, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर 3। फिल्म के नेक्स्ट जैसे रहते ना 1, 2, 3, धूम 1, धूम 2, धूम 3, धूम 4, सीरीज रहते हैं फिल्मों के, हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3। क्योंकि आजकल क्रिएशन नहीं है, कौन लिखेगा नया स्टोरी, इसलिए वही कैरेक्टर को गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल रिटर्न, गोलमाल 3, गोलमाल 4, गोलमाल 5।
रिप्लिकेशन पहला स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन दूसरा स्टेप है और ट्रांसलेशन तीसरा स्टेप है। रिप्लिकेशन का मेन हीरो कौन था? अजय देवगन या कौन, क्या नाम था उस एंजाइम का? डीएनए पॉलीमरेज। वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था। रिप्लिकेशन का हीरो कौन था? डीएनए पॉलीमरेज। साइड हीरो बहुत सारे, हीरोइन है, एक्ट्रेस बहुत सारे रहते हैं, साइड हीरो रहते हैं, विलेन रहता है, कैरेक्टर रोल रहते हैं, बराबर है कि नहीं? तो फिर ट्रांसक्रिप्शन का जो हीरो है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अभी डीएनए डिपेंडेंट क्यों कहना है उसको? क्योंकि ये काम किसके ऊपर करेगा? डीएनए के ऊपर, और बनाएगा क्या? आरएनए। इसलिए उसका नाम क्या है? डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी है। नोट कैसे निकाले जाते हैं समझे क्या? उसका एक तजुर्बा, उसका एक एक्सपीरियंस, क्योंकि आने वाले एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में कोई नोट्स नहीं देता आपको, रेफरेंस बुक में से नोट्स निकालने पड़ते। तो सबसे बेस्ट वे होता है क्लासेस में लेक्चरर तो प्रिपेयर करके आता है, और लेक्चरर मैंने कहां से प्रिपेयर किया है ये बच्चों को बताता नहीं, क्योंकि वो इंपैक्ट नहीं रहता, फिर उसके लेक्चर का इंप्रेशन आना चाहिए ना। अभी हम जैसे लेक्चरर के लिए वो जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बता देते हैं कि ये मैंने इसमें से बोर्ड बुक का है, ये कंटेंट एनसीईआरटी का है, क्योंकि वो अलग रहता है और मैं अलग रहता हूं। मुझको कॉन्फिडेंस है कि मैं क्या भी पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ाऊंगा, कभी कॉपी नहीं होगा, क्योंकि मुझ में ही मैं नहीं हूं, मुझ में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं कि मैं कल जो था वो आज नहीं रहूंगा। मैं कभी भी आपको रेगुलर नहीं दिखाई दूंगा, तो मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोगों को क्या रहता, भरोसा नहीं रहता खुद के ऊपर। तो हायर एजुकेशन में क्या कहते हैं, वो जो पढ़ के आते हैं ना जहां से, वो रेफरेंस के बुक के नाम आपको नहीं बताते, वो नाम वो बताते हैं जो उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो फिर क्यों? फिर लेक्चर को बच्चे बैठेंगे नहीं, लेक्चर को बच्चे बैठेंगे नहीं, और बैठेंगे भी नहीं, और नोट्स निकालेंगे नहीं। इसलिए तो आदत लगाओ। तो मैं बोल रहा था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्लेज की रोल इन द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का हीरो कौन है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ऐसा मैं बोल रहा हूं। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है उधर, आपके घरों के सारे मेंबर्स को भी सुनाई दे रही है। उनको मेरी रिक्वेस्ट है, इन बच्चों को ध्यान दीजिए, सुपरवाइज कीजिए लेक्चर के समय। वीडियो ऑन किए हुए बच्चे मुझे दिखाई देते हैं, जिनकी वीडियो ऑन नहीं है प्लीज उनको देखिए, वो मोबाइल खेल रहे हैं क्या, वो क्या कर रहे हैं, केवल आपके समाधान के लिए क्लासेस कर रहे हैं क्या? आपके खून पसीने का पैसा आपने दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो हम लेने वाले हैं, क्योंकि हम मुफ्त में सेवा नहीं देते, नहीं देते मुफ्त में सेवा हम, क्योंकि हमारे सेवा का मूल्य है। ज्ञान कभी मुफ्त में दिया नहीं जाता। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपने लिखी। अब देखो बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोटिक में कौन है और यूकैरियोटिक में कौन है? प्रोकैरियोटिक में अलग रहेगा क्योंकि वो यूनिवर्स अलग है, यूकैरियोटिक में अलग रहेगा क्योंकि वो यूनिवर्स अलग है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो केवल एक रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 रहते हैं। और इसलिए डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का। प्रोसेस समान है, स्टेप समान है, लेकिन कामकाज करने वाले लोग अलग अलग हैं। मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, किसी और दूसरी इंस्टीट्यूट में भी बायोलॉजी पढ़ाएंगे लोग, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाएंगे। तो ये फर्क है। हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाया जाता है, बाहर के एकेडमी में फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन भी कुछ एलन है, आकाश है, सारे दुनिया भर के क्लासेस से आप करा सकते। यहां एजुकेशन में इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, समझे क्या? तो बात ऐसी है कि ये सब्जेक्ट बहुत अलग है। अगर आपको उस लेवल का, जिस लेवल के साथ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, उसी लेवल का अगर आपको समझा
तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये। और अगर ये नहीं भूलोगे तो आपको जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि पूरा करियर जो है ना आपका, ये जेनेटिक्स के ऊपर है। मतलब कौन सा भी सब्जेक्ट, बायोलॉजी जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, केवल सैटरडे संडे जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे, अच्छे दिन आएंगे, मतलब ये बीमारी जाएगी, सिलेबस जल्दी खत्म होने के लिए सैटरडे संडे को फैकल्टी के लेक्चर रहेंगे। हमारे टाइम किसी को नहीं देने का है। संडे का एग्जाम 2 से 5 को उठा के हम थर्सडे फ्राइडे या बीच में लाएंगे, और सैटरडे संडे को फैकल्टी के हेवी लेक्चर्स रहेंगे। ये याद रखो। कुछ एकेडमी में हमेशा के लिए ऐसा ही होता है, 3-3 घंटे एक ही लेक्चर रहता है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सैटरडे संडे वो रहेगा। सैटरडे तक हम पढ़ाएंगे, सैटरडे संडे को फैकल्टी आके पढ़ाएगी। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रहेंगे तो पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा। 2 घंटे फिजिक्स का होगा, 2 घंटे केमिस्ट्री होगा, 2 घंटे बायो होगा, बीच में इंटरवल रहेगा। सैटरडे को वही होगा, संडे को होगा, ताकि उस 2 घंटे में आधा चैप्टर, 2 दिनों में 1 चैप्टर खत्म होगा। चैप्टर वैसे लगाएंगे सैटरडे संडे को। सिलेबस हमारा 5-6 महीने में कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन एग्जामिनेशन रिवीजन, एग्जामिनेशन रिवीजन, ये सिलसिला रहेगा। कोटा से भी ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस हम करने वाले हैं, आपसे करवा के लेने वाले हैं। ठीक है, तो कल एग्जाम हो गई और फिर से वापस मैंने तो आपको बोला है ग्राउंड इज खाली है, आप बैट लेके जाओ। किसी को मैन ऑफ द मैच हम दे सकते हैं। सिंपी सर, वही मार्क्स मिले हैं, बाकी लोगों ने भी मार्क्स प्राप्त करने चाहिए। कंपटीशन चलनी चाहिए, क्योंकि जनरली अब मेरे यहाँ ऐसा होता है कि 7-8 स्टूडेंट्स में कोई एक आता है टॉपर, एक ही कंटिन्यू आता है। वो आता है मतलब उसके लिए उसका अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन करना ही जरूरी है। लेकिन बच्चों में ऐसी कंपटीशन होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, मजा नहीं आएगा। तो अभ्यास करने की शुरुआत कीजिए। आलेगा सर, कुठे आहेत क्लास कडे, दुसरीकडे आहेत का? जाऊ दे, आता उशीर झाला। या सर, तुम्ही या।